So, good evening to all. Now, we are going to discuss about the cancer biology. तो कैंसर बायोलॉजी हम डिस्कस करने जा रहे हैं. दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द कैंसर. तो कैंसर जो डिजीज है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. स्टडी ऑफ कैंसर इज टर्म्ड एज ऑन्कोलॉजी. स्टडी ऑफ कैंसर इज नोन एज ऑन्कोलॉजी. याद रखना, जहां पे भी वर्ड ऑन्को लगाओ आगे, ऑन्को का मतलब क्या होता है? कैंसर. तो कैंसर की स्टडी को क्या बोल देते हैं हम? ऑन्कोलॉजी. अब कैंसर के अंदर होता क्या है? कैंसर के अंदर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होनी शुरू हो जाती है सेल्स की. तो सेल्स जब अनकंट्रोल्ड डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं? कैंसर. सबसे पहले क्या होता है जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स होती है? दे फॉर्म ट्यूमर. दे फॉर्म ट्यूमर, आल्सो नोन एज नियोप्लाज्म. आल्सो नोन एज नियोप्लाज्म. तो नियोप्लाज्म दो वर्ड से लिया हुआ वर्ड है. नियो प्लस प्लाज्म. नियो का मतलब क्या होता है? न्यू, नए. प्लाज्म का मतलब क्या होता है? सेल्स. तो यहाँ पे नए सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है. तो उस चीज को क्या बोल रहे हैं हम? कैंसर. तो फाइनली इट लीड्स टू कैंसर. इज इट क्लियर? हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रही है. कंट्रोल्ड सेल डिवीजन, क्योंकि हर सेल के पास एक प्रॉपर्टी है. सेल हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड सेल इनहिबिशन. सेल इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है एक नॉर्मल सेल के पास. तो नॉर्मल सेल के पास अगर सेल इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है तो वो क्या करेगा? कंट्रोल्ड सेल डिवीजन करेगा, यानी कि नॉर्मल सेल डिवीजन होगी. अब सेल इनहिबिशन प्रॉपर्टी, इसको क्या बोला जाता है? कंटैक्ट इनहिबिशन. कंटैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी. कंटैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी मतलब क्या है? मान लीजिए कि एक सेल है, नंबर 1 सेल. इसके अराउंड कुछ सेल्स पड़े हैं, जैसे नंबर 2 सेल पड़ा है, नंबर 3 सेल पड़ा है, नंबर 4 सेल पड़ा है, नंबर 5 सेल पड़ा है. तो कोई भी 5 सेल्स हैं. मान लीजिए कि नंबर 1 सेल ने क्या कर दिया? ये कन्वर्ट हो गया किस सेल में? कैंसरस सेल में. ऑन्को सेल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि कैंसर सेल में ये कन्वर्ट हो चुका है नंबर 1 सेल. लेकिन जो इसके लाइंग साथ में जो सेल्स पड़े हैं, लाइक 2 नंबर सेल, 3 नंबर सेल, 4 नंबर सेल या 5 नंबर सेल, इनके पास क्या है? कंटैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी है. तो ये इस सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन को रोक देंगे, इस सेल की डिवीजन को स्टॉप कर देंगे. तो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर नहीं हो पाएगा. कैंसर नहीं हो पाएगा. लेकिन अगर मान लीजिए कि नंबर 1 सेल क्या बन गया? ऑन्को सेल बन गया. लेकिन 2 ने, 3 ने, 4 ने या 5 ने, जो उसके एडजॉइनिंग सेल्स थे, उन्होंने नहीं रोका, बल्कि नंबर 1 ने अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 को भी दे दी, अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2 को भी दे दी, अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 को भी दे दी और अपनी प्रॉपर्टी नंबर 5 को भी दे दी. तो ये सारे सेल्स भी क्या बन जाएंगे? कैंसरस सेल्स. तो अब कैंसर फैलना क्या हो गया? शुरू हो गया. तो यानी कि नॉर्मल सेल की जो कंटैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है ड्यूरिंग कैंसर. तो सेल्स क्या करना शुरू कर देते हैं? अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना शुरू कर देते हैं. सेल्स अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड करते हैं टू फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स. तो ट्यूमर का मतलब क्या होता है? मास या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स. तो सेल्स का मास या ग्रुप बनना शुरू हो गया, उसको क्या बोल देते हैं हम? ट्यूमर.
या नए सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करके बन रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है, नियोप्लाज्म। क्लियर। नेक्स्ट, यहां पे एक वर्ड आता है दैट ड्यूरिंग कैंसर द सेल्स शो अनकंट्रोल्ड proliferation, अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करना शुरू कर देते हैं सेल्स। तो उस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, माइटोटिक रन अमोक। माइटोटिक मतलब माइटोसिस, रन मतलब बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड वे में, अमोक का मतलब होता है ग्रुप बनाना। क्लियर। तो नॉर्मल सेल्स कौन से सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉर्मल सेल्स गेट कन्वर्टेड इनटू कैंसरस सेल्स, और वी कैन से ऑन्को सेल्स। तो स्टडी ऑफ कैंसर इज टर्म्ड एज ऑन्कोलॉजी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पीछे चल रहे हैं एक मिनट। So now we are going to discuss about the characteristics. तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्ट अप कर दिए। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिविजन्स ड्यूरिंग कैंसर। देयर इज अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन, जैसे हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। दे लूज नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म। हर सेल का एक नॉर्मल फीडबैक मैकेनिज्म होता है, लेकिन कैंसरस सेल्स या ऑन्को सेल्स वो प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है उनके अंदर, वो लूज कर देते हैं। ड्यूरिंग कैंसर नियोप्लाज्म और ट्यूमर इज फॉर्म्ड दैट मे शो कैंसर। बट यहां पे आपने एक याद रखनी है, एवरी ट्यूमर इज नॉट कैंसरस। तो हर ट्यूमर कैंसरस नहीं होता। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि ठीक है कैंसर के टाइम पे ट्यूमर बनता है, लेकिन हर ट्यूमर कैंसर का ही होगा या वो कैंसर को ही लीड करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एंड सिमिलरली ड्यूरिंग ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया के टाइम पे कोई ट्यूमर बनता ही नहीं है। तो जरूरी नहीं कि ये ट्यूमर बनेगा या ना बनेगा। हो सकता है कि ट्यूमर बन गया, लेकिन वो जरूरी नहीं कि कैंसर होगा। हो सकता है कि ट्यूमर बने ही ना, फिर भी कैंसर हो सकता है। जो कैंसर सेल्स होते हैं उनकी सर्वाइवल कैपेबिलिटी बहुत कम होती है। देयर सर्वाइवल कैपेबिलिटी इज लेस एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। दे आर लेस अडहेसिव, यानी कि वो एक जगह पे नहीं रुकते, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करेंगे ताकि वो अलग अलग तरह के सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट कर सके। कैंसरस सेल्स स्टार्ट्स टू रिलीज एन एंजियोजेनिक फैक्टर। तो एंजियोजेनिक फैक्टर क्या करता है, न्यूट्रिशमेंट ज्यादा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, क्योंकि कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उन्होंने बाकी सेल्स को डैमेज करना है, उनको कैंसरस में कन्वर्ट करवाना है ताकि न्यूट्रिएंट ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके। तो वो एंजियोजेनिक फैक्टर्स रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जब कोई भी सेल कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो खुद नहीं डिवाइड करता, वो अपने साथ वाले सेल्स को डिवाइड करवाना शुरू कर देता है। क्लियर। उनकी जो कंटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और उनकी मूवेबिलिटी यानी कि एक सेल से एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की पावर क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। सो these were the characteristics of the cancer cells. Next we are going to discuss about the cause of cancer. तो कैंसर ना तो कंटेजियस डिजीज है, कंटेजियस का मतलब क्या होता है कि कंटेक्ट के द्वारा भी नहीं फैलती, ना ये हेरिडिटरी डिजीज है यानी कि जेनेटिक जीन्स के द्वारा भी ये नहीं फैलती। क्लियर। नेक्स्ट, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी वो एजेंट जो
कैंसर कॉज करेगा। वो एजेंट फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, या बायोलॉजिकल एजेंट भी हो सकता है। तो उसके अंदर कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो नॉर्मल सेल्स को अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेट करवाने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर फिजिकल एजेंट्स लाइक एक्स-रेस, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये फिजिकल एजेंट है, ये रेज हैं जो कैंसर कॉज कर सकती हैं। या फिजिकल इरिटेंट्स होते हैं, कुछ अब्रेसिव, जैसे मान लीजिए कि हम कोई ऐसा फूड खा रहे हैं जो अब्रेसिव है, अब्रेसिव फूड है, तो वो अंदर से हमारी एपिथेलियम को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। तो अगर एपिथेलियम डैमेज होगी तो वो रिपेयर भी होगी। जब रिपेयर होगी तो हो सकता है कि उसके सेल्स अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन करना शुरू कर दें। तो कुछ फूड्स एज फिजिकल इरिटेंट्स बन सकते हैं। जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो अपने पास कंगड़ी रखते हैं, कंगड़ी जो इस प्रकार की होती है। ये ऊपर हैंडल होता है इसका, एक छोटा सा लाइक जार टाइप होता है, इसके अंदर वो कोल वगैरह बर्न करके रखते हैं, कोल कोल बर्न करते हैं ताकि उनकी बॉडी क्या रहे, गर्म रहे। तो उसको क्या बोलते हैं, कंगड़ी। तो उनको कंगड़ी कैंसर हो जाता है क्योंकि कंगड़ी उनके एब्डोमेन को टच करती है। तो एब्डोमिनल कैंसर मे बी कॉज ड्यू टू कंगड़ी। दिस टाइप ऑफ कैंसर इज नोन एज कंगड़ी कैंसर। जहां एक्सीडेंटली जब हमारी टीथ से टंग बाइट हो जाती है तो उस टाइम पे टंग कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। केमिकल एजेंट्स यानी कि कुछ केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं, लाइक तंबाकू, टोबैको, या सुपारी, बीटल। तो ये क्या कॉज करते हैं, माउथ का ऑरल कैंसर। स्मोकिंग में कॉज ऑरल, लैरिंग्स और लंग कैंसर। पेस्टिसाइड एक्सपोजर और आर्टिफिशियल फ्लेवर स्वीटनर्स, जो हम ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो वो क्या कर सकते हैं, कैंसर कॉज कर सकते हैं। या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं तो वो इम्बैलेंस हो गए रिलीज के टाइम पे, लाइक ईस्ट्रोजन। अगर ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए फीमेल्स के अंदर तो क्या हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर कॉज हो सकता है। क्लियर। अभी इसी प्रकार से केमिकल एजेंट्स में जैसे सूट आ जाती है, जो धुआं होता है उसकी जो कार्बन अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, स्किन या लंग कैंसर कॉज कर सकते हैं। स्किन या लंग कैंसर। जो पर्सन एस्बेस्टस फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहां पे फाइबर बनती है तो वो लंग कैंसर कर सकती है। तो इस प्रकार से अलग अलग तरह के केमिकल्स क्या कॉज कर सकते हैं, हमें कैंसर कॉज कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स में कुछ जीन्स आ जाती हैं जिनको ऑन्कोजेनिक जीन्स बोलते हैं, जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस के अंदर होती हैं। ऑन्कोजेनिक जीन्स which are present in viruses are known as oncogenes. In short, they are termed as oncogenes. तो वो oncogenes भी कैंसर कॉज कर सकती हैं अगर हमें कोई वायरल इंफेक्शन हो जाए और उस वायरस के पास अगर oncogenes प्रेजेंट है तो वो हमारी बॉडी में जाके हमें कैंसर कॉज कर सकती है। कुछ सेलुलर ऑन्कोजीन्स होती हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स होती हैं, ये हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल के पास ही होती हैं, लेकिन ये काम नहीं करती, ये काम करने की क्षमता नहीं है इनके पास, बिकॉज दे आर इनएक्टिव। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं, लेकिन अगर एक्सीडेंटली ये एक्टिवेट हो जाएं तो हमें कैंसर कॉज कर सकती हैं। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ही कैंसर कॉज करने वाली जीन्स हैं, इसलिए कैंसर को डिजीज नहीं बोला जा सकता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिसऑर्डर। इज इट क्लियर। एक साइंटिस्ट है डॉक्टर लीव बस्क। लीव बस्क ने ये प्रूव किया कि जब पोटैटो चिप्स को या फ्रेंच फ्राइज को अगर हम बहुत ज्यादा हीट कर दें तो वहां से एक केमिकल बनता है एक्रिलमाइड। एक्रिलमाइड हैज द पोटेंशियलिटी टू कॉज कैंसर। तो एक्रिलमाइड क्या कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, मोड ऑफ एक्शन ऑफ कार्सिनोजेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स, तो नॉर्मल सेल्स जब डिवाइड करते हैं
तो उनको दो चीजें कंट्रोल करती हैं। एक तो चीज करती है प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करती है, इसको पॉजिटिव इफेक्ट शो करके कैंसर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अगेंस्ट एक जीन्स होती हैं ट्यूमर सुप्रेसिंग जीन्स। ट्यूमर सुप्रेसिंग जीन्स यानी कि ये नेगेटिव इफेक्ट शो करेंगी, यानी कि नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट नहीं होने देंगी। एंड सिमिलरली कंटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है सेल के पास, नॉर्मल सेल के पास। तो वो कंटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी भी सेल को अब नॉर्मली डिवाइड नहीं करने देगा, यानी कि नॉर्मल सेल क्या करेगा, नॉर्मली डिवाइड करेगा। एक सेल से क्या बन जाएंगे, 2 या 4 जितने भी बनने हैं। तो नॉर्मल सेल डिवीजन हो रही है, नॉर्मल सेल डिवीजन। लेकिन अगर हम एक जैसे कैंसर सेल की बात करें, तो जब नॉर्मल सेल डिवाइड करने लगता है, मान लीजिए उस टाइम पे जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो तो प्रेजेंट है ही है, प्रोटो ऑन्कोजीन्स। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स कन्वर्ट होके सबसे पहले क्या बनाती हैं, ऑन्कोजीन्स। जैसे मैंने पीछे वाली स्लाइड में आपको बताया था कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होती हैं, इनएक्टिव होती हैं। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई, ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो गई। इन्होंने पॉजिटिव इफेक्ट शो करना शुरू कर दिया। जो ट्यूमर सुप्रेसिंग जीन्स थी उन्होंने कोई इफेक्ट नहीं शो किया, नो इफेक्ट, यानी कि वो डीएक्टिवेट हो चुकी हैं। जो सेल इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो अब नॉर्मल सेल क्या करेगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो कर देगा। अनकंट्रोल के टाइम पे वो लंप बनाना शुरू कर देगा सेल्स का, काफी ज्यादा सेल्स बनाना शुरू कर देगा। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम, कैंसर। तो ये क्या हो गया, कैंसरस सेल्स। कैंसरस सेल्स या ट्यूमर के सेल्स बनने शुरू हो चुके हैं। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कार्सिनोजेंस। तो कार्सिनोजेंस क्या करवा सकते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट करने की क्षमता उनके अंदर, एंड ट्यूमर सुप्रेसिंग जीन्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं, सेल इनहिबिशन प्रॉपर्टी को खत्म कर देते हैं। तो सेल क्या है, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन करना शुरू कर देता है। इस चीज को बोलते हैं हम कैंसर। नेक्स्ट, types of cancer. Basically, there are 3 types of cancers, that is carcinoma, sarcoma, and leukemia, also known as blood cancer. तो कार्सिनोमा क्या होता है, जब किसी भी एपिथेलियल टिश्यू का या किसी ऑर्गन का, पर्टिकुलर ऑर्गन का या किसी पर्टिकुलर ग्लैंड का अगर कैंसर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, कार्सिनोमा। फॉर एग्जांपल एडिनोमा। एडिनोमा के टाइम पे क्या होता है, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनका कैंसर हो जाता है। एपिथेलियल सेल्स या टिश्यू गेट कन्वर्टेड इनटू कैंसरस सेल्स। तो उस तरह के कैंसर को क्या बोलते हैं हम, एडिनोमा। क्लियर। अगर मिलेनोसाइट्स का कैंसर हो जाए, मिलेनोसाइट्स कहां पे होते हैं, स्किन के अंदर, स्किन के अंदर। तो अगर मिलेनोसाइट्स का कैंसर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, मिलानोमा। सार्कोमा। सार्कोमा का मतलब क्या होता है, जब हमारी बॉडी का कनेक्टिव टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू के अंदर कैंसर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, सार्कोमा। तो कनेक्टिव या मस्कुलर टिश्यू कहां से बनता है, मीजोडर्म से। तो इसको डायरेक्टली भी हम बोल सकते हैं कि अगर मीजोडर्म का कैंसर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, सार्कोमा। ये अलग अलग टाइप्स का होता है, लाइक लिम्फोमा। नाम से पता चल रहा है कि अगर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में कैंसर हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे हम, लिम्फोमा। लिपोमा। लिपोमा का मतलब क्या होता है,
एडिपोज टिश्यू, अगर हमारे एडिपोज टिश्यू का कैंसर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? लिपोमा। क्लियर? नेक्स्ट, ओस्टियोमा। ओस्टियोमा का मतलब क्या होता है? ओस्टियो वर्ड इज टेकन फ्रॉम बोन्स। अगर बोन्स का कैंसर हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम? ओस्टियोमा। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड टाइप इज द ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर। इसके अंदर जो WBCs हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रोलिफरेट करना शुरू कर देते हैं, डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण अरिथ्रोपोइसिस नहीं हो पाती। अरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या होता है? आरबीसी फॉर्मेशन। तो आरबीसी फॉर्मेशन नहीं हो पाती एंड फाइनली उस चीज को क्या बोलते हैं हम? ल्यूकीमिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, स्प्रेड के बेसिस पे कि कितनी तेजी से फैलता है या नहीं फैलता, उस बेसिस पे ये दो तरह का है, बिनाइन एंड मेटास्टैटिक। बिनाइन या नॉन मलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब क्या होता है? जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है, जो भी अफेक्टेड साइड थी, ये वहीं पे रहेगा या वहां से मूव करके कहीं और नहीं जाएगा। एक होता है मेटास्टैटिक या मलिग्नेंट ट्यूमर, जो अफेक्टेड साइड से, जहां से वो शुरू होता है, वहां से मूव करके नई प्लेसेस पे जाके उनको भी कैंसर में कन्वर्ट कर देता है। तो कार्सिनोमा एंड सार्कोमा, दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ बिनाइन और नॉन मलिग्नेंट ट्यूमर। ल्यूकीमिया, इट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ मलिग्नेंट ट्यूमर और मेटास्टैटिक। तो यहाँ पे दोनों में ज्यादा एडवर्स कौन सा होगा? मेटास्टैटिक। सो दिस इज लेस एडवर्स, दिस इज मोर एडवर्स। मतलब ये बिनाइन ट्यूमर क्या करेगा? कम नुकसान करेगा, ये पार्ट को रिमूव करके हम कैंसर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन मेटास्टैटिक कैंसर क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की क्षमता रखता है, इसलिए ये क्या है? ज्यादा अफेक्टिव होता है, ज्यादा एडवर्स होता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम डेंजर सिग्नल्स के बारे में बात करें कि कैंसर के सिग्नल्स क्या होते हैं कि कैंसर हो गया किसी पर्सन को, तो सबसे पहले अगर कोई ट्यूमर है बॉडी के अंदर तो हो सकता है कि आपको कैंसर हो, तो उस टाइम पे हमें चेकअप करवाना चाहिए प्रॉपरली। अगर कोई कट लगा और वहां से कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो इट मींस हमें कैंसर होने के चांसेस हैं। या फिर वो वुंड जल्दी जल्दी हील अप नहीं हो रहा, उसका नॉर्मल हीलिंग टाइम बहुत ज्यादा है। वैसे नॉर्मल हीलिंग टाइम कितना होता है? 8 to 10 मिनट्स, लेकिन उसका नॉर्मल हीलिंग टाइम 8 या 10 मिनट से बहुत ज्यादा है, तो इट मींस कैंसर होने के चांसेस होंगे। अगर परसिस्टेंट इनडाइजेशन है, काफी लंबे समय से हमें चीजें पचती नहीं, खाने के बाद डाइजेस्ट नहीं हो पाती, तो कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। हमारी बॉडी की अपीयरेंस में या ग्रोथ में या फॉर्म में अगर कुछ नई चीज दिखने को मिल रही है, कोई छाले वगैरह दिख रहे हैं या बॉडी की अब नॉर्मल रीजन्स हो रहे हैं, तो कैंसर के ये क्या है? डेंजर सिग्नल्स हैं। ड्यूरिंग एक्सक्रीशन, अगर बॉवल मूवमेंट चेंजेस हो रही हैं, बॉवल मूवमेंट के टाइम पे, एक्सक्रीशन के टाइम पे मूवमेंट्स होती हैं बॉवल मूवमेंट्स, तो वहां पे अगर डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसी चेंजेस हो रही हैं फ्रीक्वेंटली, तो कैंसर के ये डेंजर सिग्नल्स हो सकते हैं। अगर लंबे टाइम से हमारी आवाज खराब है या हमें कफिंग है या खाने पीने में, स्वेलो करने में, सांस लेने में कोई दिक्कत है, तो ये भी क्या हो सकता है? कैंसर का साइन हो सकता है। एक्सेसिव वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से वेट लॉस हो रहा है, तो हो सकता है कि ये एड्स या कैंसर के साइंस हो। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है मेंसेस की फॉर्म में फीमेल्स के अंदर, तो ये क्या हो सकता है? कैंसर का एक डेंजर सिग्नल हो सकता है। या फिर लंबे टाइम से लो ग्रेड फीवर चल रहा है, बुखार चल रहा है, लेकिन वो बुखार ज्यादा नहीं है, नॉर्मल सा है। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो अगर मान लीजिए कि 99 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर है बॉडी का,
तो इसको क्या बोलते हैं, लो ग्रेड फीवर। तो उस टाइम पे भी कैंसर का एक डेंजर सिग्नल ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर इसकी डिटेक्शन की बात करें तो कैंसर को अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट किया जाए, डायग्नोस किया जाए, तो उसका इलाज हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, बायोप्सी मतलब सेल की स्टडी, टिश्यूज की स्टडी, या सेल की स्टडी, साइटोलॉजिकल स्टडीज करके कोई पार्ट को लेके उसकी स्टडी एग्जामिनिंग करके उसकी स्लाइड्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं सेल डिवीजन नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। कुछ ट्यूमर मार्कर्स होते हैं, कुछ बायोकेमिकल इंडिकेटर्स होते हैं, वो नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल्स को आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखते हैं। तो ट्यूमर मार्कर से हम पता कर सकते हैं कि कोई सेल नॉर्मल ग्रो कर रहा है या एबनॉर्मल ग्रो कर रहा है। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी के टाइम पे क्या किया जाता है, एक पतली सी फाइन पाइप होती है, बहुत पतली सी ऑप्टिकल फाइबर होती है, इसकी टिप के ऊपर कैमरा लगा होता है, कैमरा, एंड ऑन द अनदर साइड इट इज कनेक्टेड टू मॉनिटर, डिस्प्ले के साथ कनेक्टेड होता है। तो एंडोस्कोपी के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कैंसर बॉडी के अंदर हो चुका है या नहीं। तो गैस्ट्रोस्कोपी के द्वारा हम स्टमक के कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन के कैंसर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू लेपेरोस्कोपी। स्टमक का कैंसर थ्रू एंडोस्कोपी डिटेक्ट किया जा सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट किया जा सकता है कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, ल्यूकीमिया को डिटेक्ट करने के लिए। रेडियोग्राफी की जा सकती है जिसके अंदर एक्सरेज यूज कर सकते हैं हम। कंप्यूटेड टोमोग्राफी दैट इज सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है कैंसर को, या फिर एमआरआई दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है कैंसर को। तो एक्सरेज के अंदर, रेडियोग्राफी के अंदर या सीटी स्कैन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एक्सरेज। तो ये दोनों टेक्निक्स के अंदर हम एक्सरेज यूज करते हैं। वाइल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो इस प्रकार से कैंसर को डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, अगर इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करें तो प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या आता है कि टोबैको च्यूइंग को अवॉइड करना चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, बीटल च्यूइंग यानी कि सुपारी पान वगैरह को च्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं जो क्या कॉज कर सकते हैं, कैंसर। Protecting the body from the physical as well as chemical agents can prevent the spread of cancer. Avoiding regular contact with physical irritants, जो हमारी बॉडी के ऊपर अब्रेसिव मटेरियल या फिजिकल इरिटेंट्स लगातार लग रहे हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे हमने पीछे कंगड़ी कैंसर के बारे में डिस्कस किया था, तो कंगड़ी कैंसर कैसे अवॉइड किया जा सकता है, बाय अवॉइडिंग कंगड़ी। अगर कंगड़ी को हम अवॉइड कर दें तो कंगड़ी कैंसर होने के चांसेस नहीं होंगे। इज इट क्लियर। एंड द लास्ट टॉपिक इज द ट्रीटमेंट और थेरेपी। जो अर्ली डिटेक्शन है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं, तो अर्ली डिटेक्शन अगर डिटेक्ट हो जाती है तो उसका ट्रीटमेंट है, उसकी थेरेपी है। फॉर एग्जाम्पल सर्जरी, सर्जरी करवा के हम अफेक्टेड रीजन को रिमूव कर सकते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर के अंदर हम ब्रेस्ट को रिमूव कर सकते हैं सो एज टू ट्रीट द ब्रेस्ट कैंसर। इज इट क्लियर। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी के अंदर हम गामा रेडिएशन, गामा रेज यूज करते हैं टू किल द कैंसरस सेल्स। तो गामा रेडिएशन से किल किए जाते हैं ऑन्को सेल्स। ध्यान में रखिए कि नॉर्मल सेल्स को कोई डैमेज ना हो। हार्मोनल थेरेपी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि ब्रेस्ट कैंसर को कौन कॉज करता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो अगर हम टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर दें तो वो क्या करेगा, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को खत्म करेगा,
तो यहाँ पे एंटी हार्मोनल ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हार्मोनल थेरेपी। या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं, तो उनके द्वारा हम कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, कीमोथेरेपी। यानी कि कीमोथेरेपी के अंदर कुछ केमिकल्स यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, दो ड्रग्स हैं, विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन। ये विनक्रिस्टीन एंड विनब्लास्टीन हम ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर को ट्रीट करने के लिए लेते हैं। ये कहां से मिलते हैं, एक वीड से मिलते हैं, कैथेरेंथस रोजियस। ये एक वीड है, मतलब अनवांटेड प्लांट से उसको ऑब्टेन किया जाता है। लेकिन केमिकल्स के कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, लाइक हेयर लॉस या फिर अनीमिया। लेकिन ये जो सिम्टम्स है, ये ज्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं है, तो इसलिए कीमोथेरेपी क्या है, एक इफेक्टिव टेक्निक मानी जाती है बॉडी में कैंसर को ट्रीट करने के लिए। या फिर इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी भी क्या करता है, कैंसर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि कैंसर के टाइम पे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काफी वीक हो जाता है। तो अगर हम बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरोन्स एक पर्सन को इंसर्ट करें, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके जो कार्सिनोजेनिक सेल्स हैं या कैंसर वाले सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना वो शुरू कर देगा। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैंसर। तो कैंसर को आप अच्छी तरह से वीडियो को दोबारा से देख लेना। अगर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई तो वो मैं दोबारा से समझा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।